नमस्कार। आज हम कृषि वनस्पति जो भाग है उसमें 15वां भाग पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग, इसमें चयन संकरण ये सब देखिए। तीसरा बहुगुणिता प्रजनन पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, ये होता क्या है ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बहुगुणक वह स्थिति है जिसमें किसी जीव में गुणसूत्रों के एक या कई सेटों की वृद्धि हो जाती है। जीवों के बहुगुणक होने की क्रिया को बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और गुणसूत्रों के सेट को व्यक्त करने के लिए जो मोनोप्लाइड एन, ठीक, तो ये मोनोप्लाइड और डिप्लाइड 2n ये और ट्रिप्लाइड 3n और टेट्राप्लाइड 4n, टेट्राप्लाइड। इसी प्रकार अन्य जो सेट है पेंटाप्लाइड, हेक्साप्लाइड और सेप्टाप्लाइड, ये क्रमशः 5n, 6n एंड 7n इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुगुणिता जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला है स्वबहुगुणिता ऑटोप्लॉइडी और दूसरा है परबहुगुणिता, इसको बोला जाता है एलोपॉलीप्लॉइडी। तो पहले स्वबहुगुणिता वह बहुगुणिता है जिसमें एक ही जाति के गुणसूत्रों के सेटों की संख्या बढ़ती है। यह स्थिति युग्मकों के निर्माण के समय जो अर्धसूत्री विभाजन की असफलता तथा निषेचन है में से एक से अधिक शुक्राणुओं के भाग लेने के कारण पैदा होती है, ठीक है। और प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो जीवों या मुख्यतः पादपों में बहुगुणिता की स्थिति को प्रेरित करता है, ठीक। इसी प्रकार परबहुगुणिता वह बहुगुणिता है जिसमें भिन्न जाति के गुणसूत्र है वो सेटों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ऐसा दो भिन्न जातियों के संकरण से उत्पन्न बंध्य जो संकरण में गुणसूत्रों की जो द्विगुणन है, ठीक, उसके कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर जाति संकरण जो पौधे हैं वो पैदा होते हैं। आजकल कृत्रिम बहुगुणिता को पैदा करके नई नई जो पादप किस्मों को विकसित किया जाता है जो हमारे लिए उपयोगी होती है, जैसे बीज रहित तरबूज है। केले का उत्पादन इस तकनीक के द्वारा किया गया है। वास्तव में बीज रहित तरबूज व केले दोनों ही ट्रिप्लाइड 3n पौधे हैं जो लैंगिक रूप से बंध्य होते हैं और कायकी विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। बहुगुणिता प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों विधियों द्वारा ये पैदा होती है, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रेरित उत्परिवर्तन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो है प्रेरित उत्परिवर्तन, ये कभी कभी जीवों के जीन्स की व्यवस्था, संरचना और गुणसूत्रों की संख्या में अचानक कुछ परिवर्तन हो जाते हैं जो जीवों के लक्षणों में भी परिवर्तन के रूप में दिखाई देती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। जब ये उत्परिवर्तन किसी बाह्य, आंतरिक अथवा जो प्राकृतिक या कृत्रिम प्रेरणा के कारण होते हैं तथा इन्हें प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। किसी कुछ प्रेरणा के द्वारा होती है तो एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, गामा किरणें इत्यादि, ये जो किरणें हैं, इसके अलावा कुछ रासायनिक जैसे नाइट्रस अम्ल, एथिल मीथेन सल्फोनेट और नाइट्रोमिथाइल यूरिया और नाइट्रोसोथाइल यूरिया इत्यादि जीवों में प्रेरित उत्परिवर्तन को पैदा करता है। इसमें सन 1960 के आसपास वैज्ञानिकों ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि कुछ उत्परिवर्तन जीवों के लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ उसके लिए हानिकारक भी होते हैं। जैसे कुछ फसलों की उन्नतशील जातियों को पैदा किया जाता है, अर्थात जो प्रेरित उत्परिवर्तन है वो जीवों के लिए लाभ प्राप्त करने होते हैं, ठीक। जब इसका प्रायोगिक रूप से प्रयोग किया गया तो कई सीमाओं के बावजूद कुछ उन्नतशील किस्म है वो तैयार हुई, ठीक। जैसे अधिकांश उत्परिवर्तन ऐच्छिक नहीं होते, कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसको विकसित करने के लिए। तो इसमें अधिकांश उत्परिवर्तन ऐच्छिक नहीं होते और अधिकांश उत्परिवर्तन से पैदा हुई संतानें वो मर भी जाती है।
उत्परिवर्तन की दर बहुत कम होती है और उत्परिवर्तन के बाद हजारों जो संततियों में एक दो लाभदायक उत्परिवर्ती वो ही दिखाई देते हैं। इन उत्परिवर्तनों को उगाना भी एक कठिन कार्य होता है और उत्परिवर्तियों का सूक्ष्मता से परीक्षण करना भी पड़ता है, क्योंकि अधिकांश उत्परिवर्तन जो है धीरे धीरे अपने प्रभुत्व को खो देते हैं। अधिकांश प्रेरित उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं, इसलिए इनके लक्षणों को पैदा करना कठिन होता है। जब तक उत्परिवर्तन युग्मकों में पैदा नहीं होता तब तक यह संततियों में वंशागत नहीं होता। कई कठिनाइयों के बावजूद भी आजकल प्रेरित उत्परिवर्तन का उपयोग कर फसल सुधार में अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसे सोनारा 64, लर्मा रोजी 64A से गेहूं की जो दो उन्नत जातियों हैं जिनको क्रमशः सरबती सोनारा और पूसा लार्मा कहते हैं को प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किया गया है। इन जातियों के तने छोटे और बाल व दाने बड़े तथा संख्या में अधिक होते हैं। तो इसी प्रकार का जो लाभदायक उत्परिवर्तनों की संख्या है वो सन 1982 तक लगभग 55 थी। इनमें से अधिकांश जो जातियां हैं एक्स किरणीय उपचार के कारण पैदा हुई है। तो इस प्रकार उत्परिवर्तन से उन्नत किस्म की जो फसल है, अच्छे किस्म की जो फसल है उसको पैदा की जा सकती है। उत्परिवर्तन से, प्रेरित उत्परिवर्तन से हमको हानि नहीं लाभ होता है, ये भी बताया गया है। ठीक, इसके बाद पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे ऊतक संवर्धन होता क्या है। ठीक है, ये ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर है, ये होता क्या है ये देखना है। तो ऊतक संवर्धन वह विधि है जिसके द्वारा पादप कोशिका या ऊतक के संवर्धन के माध्यम में पूर्ण पौधे को प्राप्त किया जाता है। स्टीवर्ड नामक जो वैज्ञानिक है 1950 में सबसे पहले पादप कोशिका में इस क्षमता को विकसित किया। कौन? स्टीवर्ड 1950 में। पौधों के इस गुण को जिसके द्वारा इसकी प्रत्येक कोशिका विकसित होकर एक नया पौधा बनाने की क्षमता रखती है उसको टोटीपोटेंसी कहते हैं। ऊतक संवर्धन के लिए सबसे पहले पौधों की कोशिका या ऊतक या उसके किसी अंग को पौधे से अलग किया जाता है। इसके बाद इस अलग किए हुए भाग को जो संक्रमण से मुक्त संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तब यह कैलस या प्रारंभिक प्रौढ़ या भ्रूण में विकसित हो जाता है। जैसे किसी पादप है, किसी भी ये मान लो कोई प्लांट है, किसी भी भाग को उसको अलग किया जाता है, इसका ऊतक को, और दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उसमें समर्पित कर दिया जाता है। तो वहाँ पर नया भ्रूण विकसित हो जाता है या कैलस या प्रारंभिक प्रौढ़ ये उत्पन्न हो जाता है और एक नए पौधे बन जाते हैं। तो ऊतक संवर्धन से पादप प्रजनन या पादप जो अभिजनन है उसमें कुछ लाभ है। जैसे सूक्ष्म प्रवर्धन, पहला लाभ इसमें देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? सूक्ष्म प्रवर्धन कायकी जनन की वह विधि है जिसमें महत्वपूर्ण पौधों में तीव्रता से कायकी प्रवर्धन कराया जाता है। संकरण से प्राप्त अधिकांश पौधे जनन की दृष्टि से क्या होते? बंधे होते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म प्रवर्धन है वो ऊतक संवर्धन, पादप प्रजनन या पादप विरंजन से लाभ है। इसमें संकरण से प्राप्त अधिकांश पौधे जनन की दृष्टि से बंधे होते हैं, जबकि उपयोगिता की दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इस कारण सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा ये बंध्य जो उपयोगी पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। इसके लिए बंध्य पौधों की उनकी कलिकाओं या शरीर की किसी ऊतक संवर्धन माध्यम से संवर्धन तैयार किया जाता है। तब कुछ समय बाद संवर्धन माध्यम में कोशिकाओं का एक समूह प्राप्त होता है। बाद में इन कोशिकाओं में जड़ तना विकसित रहते हैं और इस प्रकार संवर्धन में छोटे छोटे शिशु पैदा प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, इन पौधों को मिट्टी में स्थानांतरित किया जाता है तो इनमें नया पौधा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा बंध्य संकर में भी प्रजनन कराया जा सकता है। ठीक, आजकल वैज्ञानिकों के द्वारा परागकोश, एंडोस्पर्म, जड़ तना, पत्ती और कलिकाओं से भी पौधे के भ्रूणों को विकसित किया जाता है। अब देखते हैं इसमें सेकंड लाभ है रोग मुक्त पादपों का उत्पादन। रोग मुक्त पादपों का उत्पादन कैसे किया जाता है? रोग मुक्त
पादपों का उत्पादन। ठीक, तो इसमें रोग मुक्त जो पादप है कायिकी रूप से प्रवर्धित होने के वाले जो पौधों में रोगाणु प्रबंध द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। परंतु यह देखा गया है कि जब संक्रमित पौधों की कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में बढ़ाया जाता है तो इसमें जो संक्रमण मुक्त भ्रूण वो प्राप्त होते हैं। ठीक, और इस कारण इस विधि के द्वारा आलू, गन्ना, शकरकंद है और जो डहेलिया इत्यादि के रोग मुक्त पौधों को तैयार किया जाता है। इसके बाद सी में देखते हैं, इसमें कुछ लाभ है। उसमें अगुणित नरों का उत्पादन, अगुणित नरों का उत्पादन सी है। अगुणित नरों का उत्पादन, ये होता क्या है, इसको प्रोटेक्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हेप्लाइट्स कहते हैं। प्रकृति में अगुणित जो वयस्क बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन उसका ऊतक संवर्धन द्वारा परागकणों को पूरे विकसित पौधों में विकसित करा के अगुणित या नर पादपों को तैयार किया जाता है। ठीक, गुहा एवं माहेश्वरी ने सन 1964 में सर्वप्रथम जो धतूरा इनोक्सिया उसमें किया जा चुका है। या देखा गया है कि अगुणित पादप निषेचन धतूरा के जो परागकणों में नर अगुणित पौधों को तैयार किया गया। अब तक लगभग 250 पादपों के जो नर अगुणित पौधों को तैयार किया जा चुका है। ठीक, यह देखा गया है कि अगुणित पादपों जो है उसमें निषेचन के बाद 10 के स्थान पर केवल 5 या 6 वर्ष में ही नई जातियों को पैदा कर देते हैं, क्योंकि इसमें पादप संकरण से संबंधित कुछ सुविधाएं पाई जाती हैं। जैसे पहला सुविधा, इसमें कल्चरिसीन का उपयोग करके केवल एक ही चरण में दुग्गड़ी शुक्राणु को प्राप्त किया जाता है, या प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पुनर्संयोजन जल्दी होता है। अगुणित पादप उत्परिवर्ती प्रजनन के लिए ज़्यादा अनुकूल होते हैं। ठीक, इसके बाद इसी में से नेक्स्ट पॉइंट जो है, सफल संकरण के लिए भ्रूण की रक्षा, एम्ब्रायरिक्योर फॉर सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक,